Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Wasim Beg and I'm from DPSC Faisalabad. क्लास 10th कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है। सेकंड चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है और सीक्वेंस में क्लास 10th का ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें बेसिक कमांड्स जो सी हो उसको हम इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हम ऑटो कमांड, CLS कमांड, क्लियर कमांड, डिलीट और एडिट कमांड जो सी ये स्टडी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह फाइल्स, किल, लिस्ट, लोड, mkdir, नेम, रीनेम, rmdir, रन, सेव, सिस्टम, प्रिंट और काउंट कमांड जो सी वो हम कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली कमांड फाइल्स कमांड है। ये एक्चुअली शेल की कमांड है। इसकी मदद से आप ड्राइव के ऊपर जो आपकी फाइल्स हैं वो देख सकते हैं। फाइल्स कमांड जब आप इशू करते हैं तो इसकी मदद से आप ड्राइव के ऊपर मौजूद फाइल्स जो सी उनको देख सकते हैं। सिंटेक्स इसका बहुत इजी है, आपके सामने लिखा हुआ है। आप सिंपल फाइल्स लिखेंगे, साथ में पाथ लिखेंगे और फाइल्स आपको जो सी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। जैसे आप फाइल्स लिखें तो सारी की सारी लिस्ट आपके सामने आएगी। अगर आप कहते हैं फाइल static.doc तो सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल्स, या आप static या आप इसी तरीके से वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सिंटेक्स इसका क्या होगा। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपने फाइल्स लिखना है, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल लिखेंगे। अगर सिर्फ फाइल आपने लिखा और एंटर कर दिया तो इससे सारी की सारी फाइल्स की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। GW बेसिक में ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये GW बेसिक की कमांड है और इसकी मदद से आपको प्रोग्राम की जो फाइल्स आपकी ड्राइव पे मौजूद हैं वो सारी की सारी आपको नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर आप करते हैं फाइल्स फॉर एग्जांपल d:\static.doc, इससे सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल्स आपको नज़र आएंगी। जो जितनी डॉक्यूमेंट फाइल्स आपने डी ड्राइव पे बनाई हुई हैं वो सारी नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल करते हैं फाइल्स d:\test, तो अब टेस्ट डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं वो आपको सारी की सारी नज़र आएंगी। और इसी तरीके से अगर आप सारी फाइल्स देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं फाइल्स d:\static.static। तो इसका मतलब है फाइल का नाम कुछ भी हो और एक्सटेंशन कुछ भी हो वो आपको नज़र आएगी। और ये कमांड है आपकी फाइल्स कमांड। बड़ी इजी कमांड है। इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से ड्राइव के ऊपर जो फाइल्स पड़ी हैं उनकी लिस्ट आप जो सी वो देख सकते हैं। सेकंड कमांड की तरफ चलते हैं। ये किल कमांड है और ये काम क्या करती है कि ये ड्राइव के ऊपर से अगर आपने किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप किल कमांड जो सी ये इशू कर सकते हैं। किल साथ में आपने फाइल का नाम जो सा वो देना है और वो कमांड जो सी वो किल हो जाएगी। बी वेरी केयरफुल बिकॉज दिस command will permanently delete your files. So always keep in mind if you are going to issue this command, before issuing make it sure कि आपको वो फाइल जो से वो नहीं चाहिए। अगर आपको वो फाइल चाहिए तो किल कमांड जो से है ये आपकी फ़ाइल को रिस्टोर करने के काबिल नहीं छोड़ेगी। कि जिस तरीके से आप विंडोज़ में कोई फ़ाइल डिलीट करते हैं और फाइल आपकी जो सी वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है जहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो किल कमांड ने आपकी उस फाइल को परमानेंटली ड्राइव से डिलीट कर देना है। इसलिए बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस कमांड। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। कमांड है किल। सिंटैक्स इसका क्या होगा, यानी कमांड को आपने यूज़ कैसे करना है। आपने किल, एक रिजर्व वर्ड है ये यूज़ करना, किल KILL, ये आपने रिजर्व वर्ड यूज़ करना और उसके साथ आपने फ़ाइल का नाम दे देना। जैसे आप फॉर एग्जांपल कहते हैं test.txt, तो या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं किल माई p1.base,
तो ये जो बेस है ये एक्चुअली बेसिक प्रोग्राम जो होते हैं, बेसिक के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एक्सटेंशन है, ये प्रोग्राम का नाम है। और इस तरीके से आप अगर आप सारी की सारी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं किल asterisk डॉट asterisk, डबल कोट्स में क्लोज कर दें, और इससे सारी की सारी फाइल्स, सारी की सारी एक्सटेंशन वो डिलीट हो जाएंगी। बी वेरी केयरफुल, कीप इन माइंड, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप बी केयरफुल, ठीक। आप ये अगर अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल जो सी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने इस कमांड को जो सा वो अगर आपने एहतियात से यूज़ नहीं किया तो आपकी सारी की सारी फाइल जो सी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लिस्ट कमांड। ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जब लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा कि ये GW बेसिक की एक अहम कमांड है, इसकी मदद से आप लिस्टिंग देखते हैं। इसके लिए आप F1 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आपने F1 प्रेस नहीं करना तो आप जो सा वो लिस्ट खुद टाइप करें, LIST, और साथ में आप बताएं कि आपने पूरे प्रोग्राम का कोड जो सा वो देखना है या आपने सर्टन लाइंस जो सी उनको देखना है। इसको आप यूज़ कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप या तो F1 प्रेस करेंगे जो कि लिस्ट के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ अगर आपने F1 यूज़ नहीं करना तो आप लिस्ट टाइप करेंगे। लिस्ट टाइप करने के बाद आप अगर आप ऐसे ही एंटर कर देते हैं, ये एंटर की सिंबल है, कीबोर्ड के ऊपर भी बनी हुई है, रिटर्न या एंटर के लिए ये यूज़ होता है, तो आपको आपके प्रोग्राम के सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो नज़र आएंगी। और अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं लिस्ट टू 20, इसका मतलब है अप टू 20, तो 1 to 20 आपको जो सी वो लाइंस नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं लिस्ट 20 ऑनवर्ड, ये 2 के लिए यूज़ होगा, यानी 20, 21, 22, 20 से आगे जो लाइंस है ना वो सारी आपको ये प्रोग्राम जो सा वो ये इस कमांड की मदद से शो होंगी। तो लिस्ट कमांड को यूज़ करना बड़ा इजी है। जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं उनको हमने डिस्क के ऊपर सेव किया हुआ है। लिस्ट की मदद से हम उस प्रोग्राम का कोड जो सा वो देख सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट कमांड इज़ यूज टू शो द कोड ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम, यू कैन से। और इसके लिए आप इधर यू कैन प्रेस F1 और यू कैन टाइप LIST। ये बड़ी इजी कमांड है। और नेक्स्ट कमांड आपके पास कौन सी है, वो लोड कमांड है। लोड कमांड की मदद से हम प्रीवियसली सेव्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनको मेमोरी में लोड कर सकते हैं। यानी देखें जो भी प्रोग्राम है वो हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है या वो फ्लॉपी या USB फ्लैश के ऊपर सेव है, तो लोड कमांड पहले उसको रैम में लोड करेगी, फिर उसके बाद आप उसको रन कर सकेंगे। डायरेक्टली आप किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की ये रिक्वायरमेंट है कि प्रोग्राम मस्ट फर्स्टली बी लोडेड इनटू द रैम, अदरवाइज CPU वॉन्ट बी एबल टू प्रोसेस डेटा, क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो एक्चुअली प्रोसेसिंग के लिए डेटा सारे का सारा वो रैम से लेता है। और लोड कमांड आपके प्रोग्राम को जो प्रीवियसली बना के आपने सेव किया था उसको रैम में लोड कर देगी, जिसको आप बाद में रन जो सा वो कर सकते हैं। तो पहले आप लोड करेंगे, उसके बाद आप रन करेंगे। तो लोड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो ऑलरेडी आप लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, वो है F3 फंक्शन की 3 अगर आप प्रेस करते हैं F3 तो उससे प्रोग्राम आपका जो सा वो लोड हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम आपको साथ में उसके पैरामीटर जो से वो देने पड़ेंगे, यानी फ़ाइल का नाम आपको जो सा वो देना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने लोड को यूज़ करना है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे। F3 इसकी शॉर्टकट की होगी, या आप यूज़ कर सकते हैं, या आप लोड खुद टाइप करें लोड, और साथ में आप प्रोग्राम का नाम लिखें myp1। अब ये वाला जो myp1 ये प्रोग्राम है, या जो भी आपने उसका नाम रखा है, जैसे आप कहते हैं लोड और साथ में आप कह देते हैं हसन .bas, ये BAS बेसिक प्रोग्राम्स की फ़ाइल एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि बेस प्रोग्राम्स को आप लोड करने जा रहे हैं। और कीप इन माइंड के लोड कमांड की मदद से आप सिर्फ बेसिक की प्रोग्राम्स को लोड कर सकते हैं, आप कोई और टेक्स्ट या बाइनरी फाइल्स को लोड नहीं कर सकते। तो लोड कमांड स्पेसिफिकली यूज टू लोड बेस मीन बेसिक प्रोग्राम फाइल्स इनटू द मेमोरी। तो बहुत आसान सिंटैक्स है, लोड लिखना है, और अगर किसी ड्राइव से लिखना है, आपने लोड करना है, तो आप करेंगे लोड और आप कहेंगे D:\,
ये कोलन लिखना है, /test.base। तो इससे test.base आपकी जो फाइल है वो मेमोरी में लोड हो जाएगी, जिसको बाद में आप रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ F2 कमांड। या रन के लिए आपको F2 प्रेस करना पड़ेगा, या आपने एडिट करना या जो भी करना, लेकिन रन के लिए मैंने अभी आपको बता दिया कि F2, और लोड के लिए आप कमांड जो फंक्शन शॉर्टकट की है वो F3 यूज़ करेंगे। F3 फॉर लोड, F2 फॉर रन। और F1 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि F1 क्यों है। F1 लिस्ट के लिए है, लिस्ट के लिए आप F1 यूज़ करेंगे, लिस्ट। तो ये कीज़ आप याद रखें, F1 लिस्ट के लिए, F2 रन के लिए, F3 लोड के लिए, और F4 सेव के लिए, जिसको आगे हम एक कमांड की मदद से जो सा वो इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो अभी जो हमने कमांड पढ़ी लोड कमांड, ये काम क्या करती है कि ये आपके प्रीवियसली स्टोर्ड प्रोग्राम को रैम में यानी मेन मेमोरी में जो सा वो लोड कर देती है। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। ये mkdir कमांड है, मेक डायरेक्टरी कमांड है। इसकी मदद से आप डायरेक्टरी बना सकते हैं ताकि आप अपनी फाइल्स को वहाँ पे स्टोर कर सकें। साथ में आपको पाथ देना पड़ता है, जैसे आप कहते हैं मेक डायरेक्टरी, मेक dir d:\/ और साथ में जो भी आप डायरेक्टरी का नाम जो सा वो देना चाहें। यानी ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड के साथ इसकी इंटरेक्शन है कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो सेपरेट से एक फ़ोल्डर में स्टोर हों। फ़ोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं, डॉस में डायरेक्टरी ही कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जब आप अपने प्रोग्राम के लिए अलग से सेपरेट फ़ोल्डर बनाना चाहें, डायरेक्टरी बनाना चाहें, तो आप उसके लिए मेक dir कमांड जो सी वो इशू करेंगे। मेक dir कमांड आप इशू करेंगे। तो कैसे आप इशू करेंगे, सिंटेक्स इसका देख लें, mkdir, ये आप पूरा लिखेंगे, mkdir, और साथ में आप फॉर एग्जांपल ड्राइव का लेटर और कोलन देंगे, / आप कहते हैं सपोज एली। अब एली नाम का एक फ़ोल्डर जो सा वो डी ड्राइव पे क्रिएट हो जाएगा। यानी मेक डायरेक्टरी ने क्या काम किया, डी ड्राइव पे एली नाम का फ़ोल्डर बना दिया। मेक डायरेक्टरी बनाओ, ठीक है। जैसे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके क्रिएट फोल्डर करते हैं तो उसकी अगेंस्ट यहाँ पे आपको मेक डायरेक्टरी, या डॉस में आपने इसके लिए कमांड पढ़ी है md। तो एक्चुअली मेक डायरेक्टरी यहाँ पे GW बेसिक में, ये GW बेसिक की कमांड है। तो GW बेसिक में आपको mkdir लिखना पड़ेगा। और इस सूरत में जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हसन नाम का एक फ़ोल्डर बनाना डी ड्राइव पे, तो आप कहते हैं हसन नाम की डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir, ड्राइव आपकी डी हो गई, / हसन, और डबल कोट्स आपने क्लोज कर देने। अब इससे हसन नाम का फ़ोल्डर, हसन नाम की डायरेक्टरी बनेगी डी ड्राइव के ऊपर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मेक dir कमांड है, इसकी मदद से आप अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उस फोल्डर में आप अपनी फाइल जो सी वो स्टोर कर सकते हैं लेटर यूज़ के लिए। तो इस कमांड को यूज़ करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेक डायरेक्टरी mkdir, और साथ में आप फोल्डर का नाम दें और आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड नेम कमांड है। अब हर दफ़ा ये होता है कि प्रोग्राम आपने बना लिया, अब आप कहते हैं जो मैंने इसका नाम रखा है वो नाम सूटेबल नहीं है या अच्छा नहीं है, या फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज करना है। सर्टन रीजंस हो सकती हैं, आपके मूड पे डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं इस नाम का फ़ोल्डर तो मुझे चाहिए नहीं था, मैं गलती से इस फाइल का नाम ये रख चुका हूँ। अगर आपने फ़ाइल का नाम जो सा वो फॉर एग्जांपल चेंज करना है, फ़ाइल का नाम अगर आपने चेंज करना है, लेट मी रिपीट, अगर आपने फ़ाइल का नाम चेंज करना है तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो है नेम कमांड। और नेम कमांड की मदद से आप फाइल का नाम जो सा वो स्टोर्ड नाम है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ओल्ड नेम बताना पड़ेगा और न्यू नेम बताना पड़ेगा, और साथ में एज जो कीवर्ड है वो आप यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नेम, ओल्ड नेम, एज, न्यू नेम। या आप जैसे कहते हैं remarks.doc को remarks.doc कर दो। तो इस कमांड को जब आपने यूज़ करना है तो सिर्फ आपको नेम लिखना पड़ना, और नेम की मदद से आप जो सा वो उस फाइल का नाम जो सा वो चेंज करने के काबिल हो जाएंगे।
तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हमने कैसे यूज़ करना। यानी इसका सिंटेक्स देखें, आपने नेम लिखना, केस सेंसिटिव नहीं है, छोटी बड़ी ABC में आप लिख सकते हैं नेम, और साथ में ओल्ड नेम एज आपने करना न्यू नेम, यानी यहाँ पे ओल्ड नेम आएगा और यहाँ पे न्यू नेम आएगा, ओल्ड नेम न्यू नेम आएगा। तो जैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ाइल है, उसका नाम है test.doc, और मैं चाहता हूँ कि इसका नाम जो सा वो t.doc हो जाए। तो इसके लिए आप नेम कमांड इशू करेंगे। नेम, पहला नेम क्या है, ओल्ड नेम क्या है, test.doc, और साथ में आप लिखेंगे एज, और डबल कोट्स में लिख दें t.doc। यानी आपने काम क्या किया, आपने ओल्ड नेम दिया एज न्यू नेम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और फाइल है माई M1 है आपके पास, आप कहते हैं जी इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ माई पी। अब ये नाम चेंज करना है तो आप कमांड देंगे नेम, यहाँ पे ओल्ड नेम देंगे M1 और टू एज आप न्यू नेम दे देंगे माई पी। तो आपने देखा कि ये बड़ा इजी है, यानी आपने फाइल का ओल्ड नेम देना और साथ में एज लिख के न्यू नेम आपने टाइप करना, तो आपके सामने जो वो रिजल्ट है वो आ जाना है कि किस तरीके से आपने फाइल को रीनेम कर लिया। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, ये रीनम कमांड है। अब देखें, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये बात बता चुका हूँ कि बेसिक में जब आप प्रोग्राम बनाते हैं GW बेसिक में, तो हर लाइन नंबर को आपको हर जो स्टेटमेंट है, जो कमांड है, उसको आपको एक लाइन नंबर देना पड़ता है। यानी आप लाइन नंबर के बगैर प्रोग्राम जो उनसे वो नहीं लिख सकते। तो अगर आपने लाइन नंबर लिख लिए और बाद में प्रोग्राम मॉडिफाई हुआ, फॉर एग्जांपल आपने ऑटो कमांड यूज़ की और ऑटोमेटिकली नंबर तो लगा लिए, अब बाद में प्रोग्राम मॉडिफाई हुआ तो लाइंस का जो सीक्वेंस है वो सारा चेंज हो गया, और उस सूरत में आप चाहते हैं कि अब ये सीक्वेंस ठीक हो, तो बजाय इसके कि एक एक लाइन को आप नए सिरे से नंबर जो से वो असाइन करें, तो आप रीनम कमांड इशू कर सकते हैं। इसकी मदद से ऑटोमेटिक जो लगे हुए नंबर से वो आपको दोबारा से जो से वो उसकी असेंडिंग ऑर्डर में वो आपके लिए उसका सीक्वेंस सेट कर देगा। तो बड़ा आसान है, आप रीनेम करेंगे। रीनम के लिए रीनम न्यू नंबर, ओल्ड नंबर और इंक्रीमेंट, यानी न्यू नंबर आपने देना है और उसके बाद ओल्ड नंबर देना है और आपने उसके बाद इंक्रीमेंट जो सी वो लगा देनी है। तो अगर आप सिर्फ रीनाम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सारी की सारी लाइन्स थी उनको ऑटोमेटिकली नंबर लग जाएगा। तो कोशिश करेंगे सिर्फ रीनाम जो सा वो टर्म यूज़ करें, ये कमांड यूज़ कर लें और इसकी मदद से आपकी सारी लाइंस को नंबर लग जाएगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल लिखा था 10 पे CLS, 20 पे आपने लिखा था A = 10, 30 पे आपने फॉर एग्जांपल लिखा था B = 20, 40 पे आपने लिखा था फॉर एग्जांपल C = 25 और 50 पे आपने लिखा था E = A + B + C और उसके बाद 70 पे आपने लिखा था एंड। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इस जगह पे कुछ और लाइंस ऐड करनी पड़ गई, आपको यहाँ पे 10 लाइंस की जगह है लेकिन आपको यहाँ पे 15 लाइंस ऐड करनी पड़ गई। तो अब आपका जो सीक्वेंस बनेगा, जो नंबर्स का सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 10, 20, 30, 30 के बाद 31, सो 39, उसके बाद अगर आप अब देखें 40, 41, 42 ये आपके लाइन नंबर चल रहा है, लेकिन अब उसके बाद फिर 40 आ गया। तो अब ये जो सीक्वेंस आउट हुआ यहाँ पे 40 और 40 के दरमियान में सीक्वेंस आउट हो गया। आप चाहते हैं कि ये 39 हो, ये 40 हो, ये 41 हो, 42 हो, ये 43 हो और जो 50 है फॉर एग्जांपल आगे वाली लाइंस वो इसी तरीके से सॉर्ट होती जाएं। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करेंगे री नम और आप एंटर कर देंगे तो आपकी लाइंस को ऑटोमेटिकली प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है लाइंस का वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा आपके लिए। GW बेसिक की ये कमांड जो रीनम कमांड है ये आपके लिए सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सेट कर देगी। बहुत इजी है इस कमांड को यूज़ करना, यानी आपने सिर्फ रीनम करना है और आपने एंटर करना है और आपके लिए प्रोग्राम का जो उसकी लाइंस का सीक्वेंस है वो सेट कर देगी GW बेसिक आपके लिए।
नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास rmdir है। अब देखें जिस तरीके से आपने मेक dir किया, डायरेक्टरी बना ली। अब आप कहते हैं कि डायरेक्टरी ये मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इस डायरेक्टरी को जो सा वो रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे वो rmdir है। rmdir आप लिखेंगे, साथ में डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जो आपने बनाई थी mkdir की मदद से, और आपकी जो डायरेक्टरी है वो डिस्क से रिमूव हो जाएगी। तो बहुत आसान है इसका सिंटेक्स, यानी rmdir पाथ नेम आपने देना है, जैसे rmdir d गुड्स या इन्वेंट्री, जहाँ पे भी वो आपकी फ़ाइल पड़ी है आप उसका पाथ दें और फाइल जो सी है वो फोल्डर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। यानी फ़ोल्डर जो आपने mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट की थी अब वो rmdir से डिलीट हो जाएगी। तो कमांड आपकी है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज़ होती है, रिमूव डायरेक्टरी। और सिंटैक्स इसका बड़ा इजी है, आपने सिंपल काम करना है, आपने rmdir लिखना और साथ में डबल कोट्स में बता देना है कि कौन सी डायरेक्टरी है। जैसे अगर हमारे पास डी ड्राइव पे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी है, डी पे टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी है, उसको मैं रिमूव करने लगा हूँ rmdir, और आप कहेंगे d:\टेस्ट। जब आप ये कमांड इशू करेंगे तो डी ड्राइव पे टेस्ट नाम का जो आपका फोल्डर है, जो डायरेक्टरी है, वो रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी। बी केयरफुल, क्योंकि इससे भी आपकी डायरेक्टरी जो सी वो डिलीट हो जाएगी। तो ऐसी कमांड्स जो डिस्ट्रक्टिव कमांड्स हैं जो आपका डेटा ख़राब कर सकती हैं, उनको यूज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो rm बेसिकली रिमूव करेगी डायरेक्टरी को, रिमूव डायरेक्टरी। तो ये कमांड भी बड़ी अहम कमांड है। बाज़ दफ़ा हम फोल्डर बना लेते हैं और हम कहते हैं अब ये यूज़लेस है फोल्डर, अब इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम rmdir जो कमांड है इसकी मदद से उस फोल्डर को हम जो सा वो कर सकते हैं डिलीट। नेक्स्ट कमांड है आपकी रन कमांड। अब जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लिस्ट की मदद से लिस्ट आप शो कर सकते हैं, लोड कमांड की मदद से आप प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड कर देंगे, और ये जो कमांड है रन कमांड, इसकी मदद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो यानी जो प्रोग्राम आपने हार्ड डिस्क पे सेव किया था, पहले आप लोड कमांड की मदद से उसको मेमोरी में लोड करेंगे और उसके बाद आप उसको रन करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की आपको पहले लेक्चर नंबर 1 में मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए शॉर्टकट की है F2। तो F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो उससे आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ के रन कमांड की मदद से आप किसी स्पेसिफिक लाइन से भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका प्रोग्राम जो सा अगर वो फॉर एग्जांपल 2000 लाइंस पे मुश्तमिल है और आप कहते हैं कि लाइन नंबर 1500 से स्टार्ट करना, तो आप रन स्पेस वो लाइन नंबर बता दें कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपने लाइन नंबर देना और साथ में R पैरामीटर पास करना। सिंपल आप रन भी कर सकते हैं, और R पैरामीटर से ये होगा कि आपकी जो ओपन फाइल्स हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम प्रोग्राम रन करने से पहले बहुत सी फाइल्स जो मेमोरी में ओपन है, अगर हम कहते हैं कि वो भी ओपन रहें ताकि प्रोग्राम उनमें से डेटा ले, तो फिर आप R पैरामीटर जो सा वो साथ में इशू कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो सा वो मेमोरी की फाइल्स को क्लोज ना करे। पॉसिबल है आपने क्लियर कमांड जो सी वो यूज़ की हो, लेकिन क्लियर कमांड ने तो मेमोरी वेरिएबल्स को क्लियर कर देना है। तो जहन में रखें कि अगर आप रन के साथ R पैरामीटर पास कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपकी जो ओपन फाइल्स हैं वो ओपन ही रहेंगी। तो आप लाइन नंबर दे सकते हैं या डायरेक्टरी जो सा वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कमांड को यूज़ कैसे करना, आपने करना रन, और उसके बाद आपने उस लाइन नंबर का बता देना है, कॉमा आपने R बता देना, ये तो फिक्स आपने लिखना। तो जैसे मैं कहता हूँ कि लाइन नंबर 90 से स्टार्ट करो, रन 90, R, तो अब प्रोग्राम आपका लाइन नंबर 90 पे जंप कर जाएगा और पहली जो 89 लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, यानी 1 to 89 लाइंस जो सी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब ये इसकी आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके कुछ जो लाइंस हैं उसमें डेटा रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट आउटपुट होती है, लेकिन हम कोड का कुछ और हिस्सा टेस्ट करना चाहते हैं
तो उस सूरत में आप प्रोग्राम को किसी सर्टन स्पेसिफिक लाइन से जो सा वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखें कि हमने लाइन नंबर 90 से उसको स्टार्ट कर दिया। तो विद द हेल्प ऑफ रन कमांड यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम फ्रॉम एनी लाइन। नेक्स्ट आपकी जो कमांड है वो सेव कमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, और इसकी मदद से आप जो प्रोग्राम बनाते हैं वो डिस्क के ऊपर सेव होता है। तो अब आप सीक्वेंस में समझ गए कि आप प्रोग्राम को बनाकर सेव कर सकते हैं, उसको मेमोरी में लोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड कमांड, और उसको रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रन कमांड। एंड सेम लाइक यू कैन लिस्टिंग भी आप उसकी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कमांड। तो इनके लिए जो कीज़ हैं F1, F2, F3, F4, ये 4 फंक्शंस के लिए, 4 कमांड्स के लिए, वो आप जहन में रखें। तो जो सेव है इसके लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज़ F4। F4 फंक्शन की 4 इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव कमांड। और इसका सिंटेक्स बड़ा इजी है, आपने फाइल नेम लिखना है और साथ में आपने A या P जो सा वो लिख देना है। तो अगर आप स्पेसिफाई कर देते हैं A या P, इसका मतलब है कि ये जो फाइल है ये ASCII में स्टोर होगी, ASCII या वो बाइनरी इनकोडेड स्टोर होगी। तो ASCII और बाइनरी कोडेड ये आप क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 में आप जो सा वो कोडिंग स्कीम्स जो सी वो पढ़ चुके हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और बाइनरी आपको पता है बाइनरी कोड जो सा ये मॉडिफाइबल नहीं होता, ये एक्चुअली मशीन कोड होता है, और इसलिए सेव कमांड जो सी वो फाइल नेम को A या P पैरामीटर के साथ सेव करेगी। और अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये कैसे करेगी तो लेट्स सी, आपको एक पेपर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कमांड है सेव, और इसको आप यूज़ कैसे करेंगे। सेव प्रोग्राम आपने बना लिया, अब आप कहते हैं सेव, और टेस्ट डॉट बेस ये उसका नाम होगा, कॉमा A कि उसको ASCII फॉर्मेट में स्टोर करो, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII में उसको स्टोर कर देगा। इसकी जगह क्या आप P पैरामीटर भी पास कर सकते हैं कॉमा देकर, तो इसकी मदद से वो बाइनरी स्टोर होगा, बाइनरी। ठीक है जी। अब इधर यू कैन सेव फाइल एज एन ASCII कोड और एज बाइनरी कोड। तो ये आपकी अपनी विल है कि आप ASCII के तौर पे स्टोर करना चाहते हैं या आप बाइनरी के तौर पे स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कमांड सिस्टम कमांड है। अब देखें GW बेसिक में आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और आपको अचानक जहन में आता है कि मैं बजाय इसके कि मैं ये कमांड जो यूज़ कर रहा हूँ, किल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं नेम कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ये डॉस की कमांड्स हैं। तो आप कहते हैं वहाँ पे मुझे वो कमांड्स तो ऑलरेडी आती हैं, तो मैं उनको क्यों ना यूज़ कर लूँ बजाय इसके कि मैं इन नई कमांड्स को सीखूँ। तो आप प्रॉम्प्ट पे जाना चाहते हैं, यानी ड्यूरिंग GW बेसिक इज़ रनिंग एंड यू वांट टू परफॉर्म समथिंग एट द डॉस प्रॉम्प्ट। तो विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कमांड यू कैन एक्सेस डॉस प्रॉम्प्ट। सिंपली आपने सिस्टम टाइप करना, और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि GW बेसिक से एग्जिट होने के लिए भी आप सिस्टम कमांड यूज़ करेंगे। यानी GW बेसिक रन हो रही है, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो मेन्यू तो मौजूद कोई नहीं है, कोई फाइल एग्जिट मेन्यू मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तो F1, F2, F10 तक आपके पास कीज़ हैं, उन्होंने कोई भी की ऐसी नहीं जो आपको GW बेसिक से क्विट कर सके। तो यू कैन यूज़ सिस्टम कमांड टू एग्जिट फ्रॉम द GW बेसिक। और इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप सिंपल लिखेंगे सिस्टम, इसका सिंटैक्स बड़ा आसान है, सिस्टम और एंटर, और इसकी मदद से आप ड्राइव पे आ जाएंगे D:\\, वही डॉस प्रॉम्प्ट, और यहाँ बैठ के आप जो दिल करे कमांड जो सी वो टाइप कर लें। सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सिस्टम यू कैन एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सिस्टम एक्चुअली डॉस होगा, ये विंडोज़ नहीं होगी, जहन में रखें। सिस्टम की मदद से आप डॉस पे आएंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कमांड यू कैन एक्सेस डॉस प्रॉम्प्ट टू परफॉर्म वेरियस कमांड्स, क्योंकि डॉस तो ज़ाहिर है एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी जो कमांड्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। कंपेयरिंग टू GW बेसिक में तो लिमिटेड सी कमांड्स आपको मिलेंगी। तो आप डॉस प्रॉम्प्ट एक्सेस करें और डॉस प्रॉम्प्ट में आप जाकर अपनी जौन सी चाहें कमांड जौन सी उनको वो आप इजीली यूज़ करें। फिर आपके पास एल प्रिंट कमांड है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रोग्राम में आप कहते हैं कि कुछ डेटा प्रिंट हो, प्रिंटिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो एल प्रिंट कमांड की मदद से आप डेटा प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे प्रिंट की मदद से स्क्रीन पे प्रिंट होगा,
तो एल प्रिंट की मदद से प्रिंटर से प्रिंट होगा, यानी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। प्रिंट कमांड सॉफ्ट कॉपी देती है और एल प्रिंट आपने जब लगा दिया तो ये आपको हार्ड कॉपी देगी। सिंटैक्स बड़ा इजी है, अगर आप इस कमांड को यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आप अगर तो स्क्रीन पे प्रिंट करना तो आप कहेंगे प्रिंट और डबल कोट्स में हेलो। और अगर आप कहते हैं कि प्रिंटर पे प्रिंट हो तो आप सिर्फ स्टार्ट में एल प्रिंट, यानी स्टार्ट में एल लगा दें, एल प्रिंट हेलो। अब ये जो प्रिंट होगा ये एक्चुअली प्रिंटर से प्रिंट होगा, टू प्रिंटर। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये कहाँ पे प्रिंट होगा, ये प्रिंटर पे प्रिंट होगा। ये अब एक्चुअली जो आपका डेटा है वो प्रिंटर पे प्रिंट होगा, टू प्रिंट। ये प्रिंटर की तरफ जाएगा और प्रिंटर में अगर पेज लगा हुआ है तो एल प्रिंट की मदद से ये उसको पेज को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से हमने एल प्रिंट कमांड को देखा। प्रिंट एक्चुअली आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट देती है और एल प्रिंट आपको हार्ड कॉपी की शक्ल में जो सी वो आउटपुट देगी। और फिर हमारे पास कमांड है काउंट कमांड। एक्चुअली ये कंटिन्यू कमांड है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम डीबगिंग पर्पज़ के लिए प्रोग्राम को कहीं रोक लेते हैं। रोकने के लिए आप स्टॉप कमांड यूज़ करेंगे, STOP। और जब आप वो एरर देख लें, उसको ठीक कर दें और आप कहें कि एग्जीक्यूशन दोबारा उसी पॉइंट से स्टार्ट हो, तो फिर आप उसके लिए काउंट कमांड जो सी वो इशू कर देंगे। जैसे आप काउंट कमांड इशू करेंगे तो आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो सी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। वेरी यूजफुल कमांड स्पेशली इन डीबगिंग। और इस तरीके से हमारा ये आज का लेक्चर जो सा ये कंक्लूड होता है। आपका होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पर है कि ये जितनी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं इन सब की आपने जो सी वो रिहर्सल करनी है। ये जहन में रखें कि आपने रिहर्सल करनी है लाजमी। GW बेसिक गूगल से डाउनलोड करें और इसके साथ काम करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बेसिक लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2 में स्टेटमेंट्स कौन सी हैं वो स्टडी करेंगे। और इन द मीनवाइल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन माय नंबर इज़ फ्लैशिंग इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।